स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और ये एक्सप्रेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने वहाँ पे रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, जिससे हमें ये पता चला कि जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है, लीनियर एक्सेलरेशन दो पार्ट में डिवाइड होता है। उसके दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? एक कौन सा? सेंट्रिपिटल, और इसका दूसरा नाम भी बताया था रेडियल एक्सेलरेशन। चाहे आप इसे सेंट्रिपिटल बोलो, चाहे आप इसे रेडियल बोलो, ठीक है। और दूसरा कौन सा कंपोनेंट था इसका? ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही हो, लेकिन कैसा मोशन? नॉन यूनिफॉर्म के बारे में भी बताया था, जिसमें हर एक पॉइंट पे उसकी स्पीड वेरी कर रही हो, चेंज हो रही हो, तो उस पर्टिकुलर मोशन को हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही हो, वो भी कैसा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उस केस में उसका जो भी एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन है, वो दो कंपोनेंट वहाँ पे देता है, एक रेडियल एक्सेलरेशन का और दूसरा ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, जिसमें रेडियल या सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन टूवर्ड्स सेंटर लगता है और अलोंग रेडियस लगता है, ठीक है, अलोंग रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के लगता है। ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या होता है? ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होता है रेडियस की। तो हमने ये पढ़ा था। लेकिन अगर हमारे पास वो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब अगर आप किसी भी पॉइंट पे देखें तो जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही हो किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, चाहे आप यहाँ पे ले, चाहे यहाँ पे ले, कहीं पे भी अगर कोई भी पॉइंट ले, तो उस पॉइंट पे उस बॉडी की स्पीड ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। मतलब अगर वो बॉडी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में है, तो इस वाले पॉइंट पे भी 20 होगी। हर एक पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड कितना होगा स्पीड का? 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या होगी? लेकिन यहाँ पे चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी वहाँ पे मैग्नीट्यूड तो अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड तो चलो 20 मीटर पर सेकेंड रहेगा, लेकिन हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो आपको दिख रहा होगा, अगर मैं हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का वेक्टर ड्रॉ कर रही हूँ टेंजेंशियली, तो उस केस में यहाँ पे वेक्टर्स की डायरेक्शन डिफरेंट आ रही है। और आपको पता है कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे प्लस या माइनस का साइन लगाते हैं। तो कहीं पे प्लस 20 मीटर पर सेकेंड बनेगी, तो कहीं पे माइनस 20 मीटर पर सेकेंड बनेगी। किसकी? वेलोसिटी की वैल्यू। तो इट मीन्स एक ऐसा मोशन जहाँ पे कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है और हर एक पॉइंट पे स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट है, क्योंकि डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे उस पर्टिकुलर पार्टिकल की या बॉडी की डिफरेंट निकल के आ रही है। तो ऐसे टाइप के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा मोशन होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है? देखिए, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इट मीन्स कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है बॉडी का, तो वहाँ पे बॉडी कैसा मोशन दिखाती है? एक्सेलरेटेड मोशन दिखाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसी में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का जो वहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आया था, ओमेगा क्रॉस वी करके, इस तरीके से निकल के आया था, और हमने आगे चल के इसे सॉल्व भी किया था। तो वो तब था कि अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, वो क्या कर रही है? यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किस वाइज कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज कर रही है। और आपको पता है सर्कल कितने डायमेंशन का फिगर होता है? 2 डायमेंशनल फिगर होता है। इस तरीके से मैंने सर्कल ट्रेस कर रखा है, ठीक है। अब समझ लीजिए वो बॉडी जो है वो कभी ना कभी इस पी पॉइंट पे भी रहेगी, ठीक है। तो जहाँ पे वो इस पी पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे मैं उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ, x, y, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये पी जो पॉइंट है वो XY प्लेन पे लाई कर रहा है। साथ ही साथ मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट या इस पर्टिकुलर बॉडी के डिस्टेंस फ्रॉम सर्कुलर पाथ के सेंटर से ले लेती हूँ r। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, क्या ये जो r है वो एक तरीके से यहाँ पे रेडियस भी है सर्कुलर पाथ का। दूसरा, यहाँ पे ये एक
पोजीशन वेक्टर की तरह भी काम कर रहा है। पोजीशन वेक्टर आपको बताया था, व्हाट इज़ पोजीशन वेक्टर, जो किसी एक बॉडी की पोजीशन को बताता हो फ्रॉम ऑरिजिन। तो ऑरिजिन से ये क्या कर रहा है, इस बॉडी की पोजीशन को बता रहा है ना, तो ये आर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की तरह भी बिहेव कर रहा है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड हम आर लेंगे और अगर वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो क्या लगा देंगे, आर वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। अब समझ लीजिए कि जब ये पी पॉइंट पे है ये बॉडी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, वो एक्स एक्सिस के साथ बना रही है थीटा एंगल। व्हाट इज़ थीटा हेयर, आपको उससे पहले बताया था, थीटा यहाँ पे क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि जब हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, या डिस्प्लेसमेंट का ही फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सिंपल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पूछ रही हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ऐसे लिखते हैं। लेकिन जब ये तो है लीनियर के केस की बात, लेकिन जब हम रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन लेते हैं तो इनके आगे क्या लगा देते हैं, एंगुलर, इनके आगे मैं क्या लगा रही हूँ, एंगुलर। एंगुलर टाइम तो होता नहीं ना, सिंपल हम टाइम लिख रहे हैं यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे दिखाते हैं, एंगल से, थीटा से। एंगुलर वेलोसिटी को किससे दिखाते हैं, ओमेगा से, और टाइम को टी से। तो इट मीन्स यहाँ पे मैं थीटा को क्या लिख सकती हूँ, ओमेगा टी भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हमने वेक्टर रेजोल्यूशन पढ़ा था, याद होगा वेक्टर रेजोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता भी देती हूँ कि जहाँ पे अगर मैंने ये आर वेक्टर ले रखा तो इसको मैं दो पार्ट में रिजोल्यूट करूँगी, तो जो थीटा वाला है वो वेक्टर देगा रिजल्ट इनटू कॉस थीटा और जो दूसरा है वो देगा साइन थीटा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी हमें करनी है कि जो हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर है इसका रिजल्टेंट आर, दो ये वेक्टर दो पार्ट में रिजोल्यूट होगा, एक तो होगा एक्स एक्सिस के टूवर्ड और दूसरा होगा यहाँ पे वाई एक्सिस के टूवर्ड, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि जब ये पी पॉइंट है तो पी पॉइंट में ये इसने टू डायमेंशनल मोशन दिखा रहा है, ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन दिखा रहा है, तभी तो मैंने इसे दो कोऑर्डिनेट सिस्टम से दिखा रखा है, एक्स और वाई। तो देख लेते हैं कि ये कितना यहाँ पे एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो ये है एक्स डिस्टेंस इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये है इसकी वाई डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, ये एक्स हो गया, ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये वाई है तो ये भी वाई। अब अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए ये जो आ रहा है ये दो कंपोनेंट में रिजोल्यूट हो रहा है, एक एक्स और एक वाई, तो ये बता सकते हैं एक्स क्या होगा यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा ये आर जो रिजल्टेंट है वो थीटा एंगल एक्स के साथ ही बना रहा है, एक्स डिस्टेंस के साथ ही बना रहा है, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या है, आर कॉस थीटा, और वाई क्या बनेगा, आर साइन थीटा, इसे यहाँ पे लिख देते हैं, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो यही लिख रखा है मैंने फ्रॉम वेक्टर रेजोल्यूशन से, एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, और थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसका फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। एंगुलर वेलोसिटी आपको पता ही है कि जिस वेलोसिटी के साथ ये यहाँ पे रोटेशन मोशन कर रही है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोल रहे हैं। तो इट मीन्स जिस स्पीड के साथ, जिस वेलोसिटी के साथ ये जो पी बॉडी है, ये जो यहाँ पे बॉडी है वो जितना एंगल ट्रेस कर रही है, ये थीटा एंगल जितनी स्पीड के साथ ट्रेस कर रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, उसकी एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने थीटा के बदले क्या लिख दिया, ओमेगा टी, और वाई आपको पता ही है आर साइन थीटा है, और यहाँ पे भी थीटा के बदले ओमेगा टी। लेट दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2। नाउ पोजीशन वेक्टर, आपको मैंने टू डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर का रिजोल्यूशन पढ़ाया था जिसमें हम आर वेक्टर को क्या लिखते थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वेयर आई एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर्स ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देनी, तो एक्स के बदले आर कॉस थीटा, वाई के बदले आर साइन थीटा, ये तो आ गया हमारे पास व्हाट, पोजीशन वेक्टर। हमें कहाँ से कहाँ की तरफ जाना है, देखिए आर से हमें ए की तरफ जाना है, और ए की तरफ जाने के लिए आपको पता है ए का फॉर्मूला पता है आर के टर्म्स में क्या होता है, सबसे पहले हमें डी वी बाई डी टी, ये तो हमें पता ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पता है कि जब हम वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं हम, डी आर बाई डी टी, तो डी बाई डी टी एज इट इज़, और वी के बदले क्या आ जाएगा, डी आर बाय डी टी। इसे टोटल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर। मतलब हमें यहाँ पे दो बार डिफ्रेंशिएशन करना है तब जाके हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो चलिए करते हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे लिखना है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
वेलोसिटी, जो कि है यहाँ पे v इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, dr/dt। और यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसलिए आपको वेक्टर भी ऊपर लगाते हुए रहना है, ठीक है। तो r की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 से रख दीजिए यहाँ पे, तो v इज इक्वल्स टू ये d/dt तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन r के बदले यहाँ पे क्या आएगा, r cos ओमेगा टी आई कैप प्लस r sin ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। इस तरीके से इसे हटा देते हैं यहाँ पे, sin ओमेगा टी जे कैप। अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है अंदर की तरफ, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये d/dt इस फर्स्ट टर्म का भी होगा और सेकेंड टर्म का भी होगा। तो हमें याद रखना है कि यहाँ पे जो r है वो कांस्टेंट है, तो r तो बाहर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और हमें डिफ्रेंशिएशन करना है यहाँ पे cos ओमेगा टी का। तो cos ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बताइए। cos ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन आपको याद करवाए थे डिफ्रेंशिएशन के सारे फॉर्मूले, जो कि होता है हमारे पास साइन ओमेगा टी, वो भी कौन सा, माइनस का, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं माइनस का साइन ओमेगा टी, और ये आई कैप एज इट इज़, ठीक है। अब साथ ही साथ मैंने आपको बताया था ये एक्चुअली करा कैसे, तो मैं आपको स्टेप करके दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो ये d/dt को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। तो इसके साथ भी d/dt डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसमें भी डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, जिसमें r कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, बाहर आ जाएगा। और डिफ्रेंशिएशन cos ओमेगा टी का क्या होगा, माइनस का sin ओमेगा टी आई कैप एज इट इज़। और आपको बताया था कि जब भी हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, बताया था ना डिफ्रेंशिएशन का, कि जैसे cos 5t है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या आएगा, माइनस का sin 5t तो आएगा ही, sin 5t तो आएगा ही, लेकिन अगर जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करें उसके आगे कोई कॉफिशेंट है, वो कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, मतलब ये 5 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे कॉफिशेंट कौन है, t का कॉफिशेंट कौन है, ओमेगा। जैसे यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे ओमेगा, तो ओमेगा कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब ऐसे ही r यहाँ पे कॉफिशेंट, यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो बाहर, और साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा cos ओमेगा टी प्लस का cos ओमेगा टी, और इसका कॉफिशेंट है ओमेगा, तो ओमेगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जे कैप एज इट इज़। अब यहाँ पे हमें ये माइनस साइन बाहर हमने कर दिया है, इसे मल्टीप्लाई कर दिया r के साथ, ये भी ऐसे ही लिख दिया एज इट इज़। तो ये आ गया हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन। वो कैसे, देख लीजिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं पहले इरेज कर रही हूँ, तो अब इसके बाद यहीं पे मैं यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करके दिखाऊंगी आपको। तो एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt, जिसमें d/dt एज इट इज़, और v के बदले जो लास्ट में इससे पहले भी मैंने एक्सप्रेशन निकाली थी वो मैंने रख दिया यहाँ पे पूरी v की वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू, तो वो ये थी। ऐसी हमें यहाँ पे इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसमें से माइनस का r ओमेगा तो कांस्टेंट है, d/dt होगा किसका, साइन ओमेगा टी आई कैप एज इट इज़, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस एज इट इज़, और d/dt होगा यहाँ पे, पहले तो r ओमेगा एज इट इज़, और d/dt होगा यहाँ पे, मतलब डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा यहाँ पे cos ओमेगा टी जे कैप का। तो इजीली आपको पता है माइनस का r ओमेगा एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos ओमेगा टी आई कैप, और कॉफिशेंट आगे मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, प्लस एज इट इज़ रहेगा, r ओमेगा एज इट इज़ रहेगा। cos ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन ओमेगा टी जे कैप एज इट इज़, और ओमेगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में। अब मल्टीप्लाई करा दीजिए अंदर, तो यह आएगा माइनस का r ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी आई कैप, और ये हो जाएगा माइनस का r ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप। दोनों से कॉमन यहाँ पे मैं यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और साथ साथ माइनस को भी यहाँ पे कॉमन ले लेती हूँ, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ बाहर कॉमन, और बाकी सारा अंदर एज इट इज़ cos ओमेगा टी आई कैप, यहाँ पे प्लस बचेगा क्योंकि माइनस बाहर कॉमन ले लिया है, r साइन ओमेगा टी जे कैप। मुझे ये बताइए इक्वेशन थर्ड में देखते हुए कि ये एक्सप्रेशन किसकी है, ये वाली, तो आपको दिख रहा होगा ये पूरी एक्सप्रेशन इक्वेशन थर्ड में r की है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर r की है। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a
वेक्टर माइनस का ओमेगा स्क्वायर और आर वेक्टर कहाँ से निकल के आया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, ये तो आया किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में हमने यहाँ पे इसका डायरेक्शन भी ले रखा है और प्लस मैग्नीट्यूड तो ले ही रखा है, लेकिन अगर मुझे सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड टर्म में निकालना है, मैग्नीट्यूड टर्म में मतलब हमें यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लेनी, क्योंकि नेगेटिव साइन यहाँ पे डायरेक्शन को ही शो करता है, ठीक है, और वेक्टर्स नहीं लगाएंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड टर्म लेना। तब कैसे लिखेंगे, ये क्या है, इन वेक्टर फॉर्म। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होगी, ए, ठीक है, ए एज इट इज़, और यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ओमेगा स्क्वायर और आर आएगा सिंपल। तो ये इस तरीके से आगे हमने मैग्नीट्यूड टर्म लिया है इसका। अगर मैं यहाँ पे, तो एक तो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ वैल्यू ओमेगा की, याद होगी ओमेगा का फॉर्मूला था v बाय आर, ये था रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे पुट कर देते हैं। a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा के बदले ओमेगा स्क्वायर के बदले आएगा v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, और एक आर से एक आर कैंसिल, तो a इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। और यही जो फॉर्मूला है ये होता है किसका फॉर्मूला, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन होता है, ये वो एक्सेलरेशन होता है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है, तो सर्कुलर मोशन करते टाइम उस पर जो भी एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड होता है, जो कि टूवर्ड सेंटर लगता है और अलोंग रेडियस के लगता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वहाँ पे उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और आपको अभी एक और चीज़ बताई थी कि अगर वहाँ पे दो एक्सेलरेशन है एक बॉडी के, मतलब सेंट्रिपिटल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कौन सा है, ट्रांसवर्स भी है, तो इट मीन्स कि वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म क्या करेगी, मोशन करेगी, हर एक पॉइंट पे उसकी स्पीड चेंज होती रहेगी। लेकिन इस वाले केस में उसकी स्पीड हर एक पॉइंट पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसके साथ साथ हमारा चैप्टर 4 मोशन ऑफ प्लेन यहीं पे ख़त्म होता है। अब चलिए करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 3i कैप प्लस 2j कैप यूनिट वेक्टर फॉर्म में। बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। जो भी आपके पास यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड फॉर्म में रिलेशन दिया रहता है वो वेक्टर का ही दिया रहता है। हमें फाइंड क्या करना है इसमें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ उनके मैग्नीट्यूड्स भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वेक्टर के एडिशन निकाल लेते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए की वैल्यू, ए वेक्टर की वैल्यू और बी वेक्टर की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए, और बीच में साइन क्या है, प्लस, तो प्लस। तो आपको यहाँ पे पता ही है कि जो आई कैप वाले वो एक साथ प्लस माइनस होंगे और जे कैप वाले एक साथ प्लस माइनस होंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे 3i कैप प्लस i कैप कितना हो जाएगा 4i कैप, 2j कैप माइनस का 2j कैप तो कितना होगा 0, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 3k कैप का यहाँ पे कोई नहीं है तो 0 ही होगा। इट मीन्स डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ 3k कैप। जैसे आप अलजेब्रा में प्लस करते हैं सेम वैसे ही यहाँ पे प्लस करना है, ठीक है। तो ये आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब नेक्स्ट इन्होंने बोल रखा है कि मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे डिनोशन कैसे देंगे, पहले तो ये इस तरीके से लिख देंगे वेक्टर फॉर्म में और आगे पीछे लगा देंगे इसके मॉडुलस, ठीक है। तो बताया था इसका तरीका कि कैसे हम मैग्नीट्यूड को यहाँ पे डिनोट कराते हैं, मॉडुलस साइन लगा देंगे। और आपको पता है कि यहाँ पे किस तरीके से हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कि अंडर रूट करना है, और अंडर रूट के अंदर हमें जो भी यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड्स हैं उनका स्क्वायर करके फिर उनका सम करना है। याद होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सेम यहाँ पे वही करना है। तो ए प्लस बी वैक्टर क्या है, ये है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आएगा, ये 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा अंडर रूट 25, इट मीन्स कितना आ जाएगा 5, और आगे क्या लिख देंगे, यूनिट्स लिख दो 5 यूनिट, ठीक है। ऐसे ही इसके साथ करना है हमें माइनस फॉर्म में, तो ये ए वेक्टर की वैल्यू बी वेक्टर, बीच में माइनस है 3i कैप प्लस 2j कैप, माइनस साइन अंदर इंटू करा दीजिए, 2j कैप माइनस 3k कैप, तो 3 में से 1 गए, ये आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j प्लस 2j प्लस 4j कैप, और ये माइनस का 3k कैप एज इट इज़, क्योंकि इसका साथ ही नहीं है यहाँ पे प्लस माइनस कराने के लिए। ये तो आ गया वेक्टर फॉर्म। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपको पता ही है, अंडर रूट करके x क्या है यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y क्या है यहाँ पे 4, 4 का स्क्वायर प्लस
z क्या है यहाँ पे -3, तो -3 का स्क्वायर, ये आपको पता है, ये मैग्नीट्यूड में, तभी तो हम मॉडुलस लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करके सारी चीज़ें प्लस में ही आ जाती हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4 + 16 + 9, इसे सम अप करेंगे पूरा तो √29 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें फाइंड ए यूनिट वेक्टर, हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, याद होगा। इट मीन्स यूनिट वेक्टर निकालने के लिए एक तो हमें उसकी वेक्टर फॉर्म चाहिए, दूसरा इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म चाहिए, जिसमें हमें क्या बोल रखा है कि यूनिट वेक्टर जो कि किसके पैरेलल हो, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, जो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी के पैरेलल हो। तो जैसे अगर हमारे पास ये ए वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, आर वेक्टर। और आपको पता है कि फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से हमें पता है कि रिजल्टेंट किसके इक्वल निकल के आता है, ए प्लस बी वेक्टर के इक्वल निकल के आता है। और इसी के ही पैरेलल वो जो भी यूनिट वेक्टर होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें आर वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो एक पहले यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। एक्चुअली क्या करना है यहाँ पे, लेट द यूनिट वेक्टर, जो भी यूनिट वेक्टर है, बी एक्स लिख लेते हैं, एक्स ऊपर यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। और ये यूनिट वेक्टर क्या है यहाँ पे, वेयर ये क्या है, पैरेलल है किसके, आर रिजल्टेंट के। तो इट मीन्स कि जो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो इट मीन्स अगर मुझे यहाँ पे जैसे समझ लीजिए आर वेक्टर है, ठीक है, और ये है यूनिट वेक्टर एक्स कैप, तो अगर मुझे यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाना है यूनिट वेक्टर का, तो क्या होगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, आर वेक्टर, और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड क्या बनेगा इसका, आर का मैग्नीट्यूड। तो मतलब हमें ये निकालना है। उसके लिए हमें सबसे पहले आर वेक्टर निकालना है। तो कंपोजिशन ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग वेक्टर एडिशन करना है ना यहाँ पे, सॉरी, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर आर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप प्लस 3i कैप से हटा देते हैं, प्लस 3i कैप माइनस का 5j कैप प्लस k कैप, 3 + 1 4i कैप हो जाएगा, 4j माइनस 5j कितना हो जाएगा, माइनस का j कैप हो जाएगा, माइनस 2k प्लस का k कैप कितना होगा, माइनस का k कैप हो जाएगा। प्लस माइनस आपको करना आता है अच्छे से, ठीक है। ये तो आ गया यहाँ पे किसका, वेक्टर फॉर्म आ गया। अब मुझे यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है, इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट करते हैं x² मतलब 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। y क्या है यहाँ पे -1, j के आगे कुछ नहीं तो 1 ही तो होगा और माइनस साइन भी लगेगा, k के आगे -1 है तो -1 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो 16 + 1 + 1 तो कितना आ गया, ये √18। यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर आर वेक्टर की वैल्यू रख दीजिए, क्या है, 4i कैप माइनस का j कैप माइनस का k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड की वैल्यू रख दीजिए √18। तो ये आ गया हमारे पास यूनिट वेक्टर विच इज़ पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी।